चलिए बस आपकी थर्मोडायनेमिक्स की एक्सरसाइज रह गई थी एनसीईआरटी की, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 12.1 ठीक कह रहा है वो, अ गीजर हीट्स वाटर, गीजर है पानी को गर्म कर रहा है, फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट। अच्छा यहाँ हम सवाल को रोकते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ हमको पानी का वॉल्यूम दे रखा है 3 लीटर। एक चीज आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि फॉर वाटर 1 लीटर वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू 1 kg ही होता है। इक्वल इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि लीटर वॉल्यूम की यूनिट होती है, केजी मास की यूनिट होती है, तो वॉल्यूम और मास इक्वल थोड़ी नहीं हो जाएंगे होमोजेनिटी से। तो थोड़ा याद करने के लिए, लेकिन ये केवल पानी के लिए ट्रू है कि 1 लीटर पानी ले लो तो उसका वजन तोलोगे तो वो 1 किलो ही होगा। ये किसी घी तेल उनके लिए नहीं है। अच्छा इसको साइड में मैं बता सकता हूं कैसे। देखो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके अब बताना पानी का जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 किलो, या चलो सीजीएस में लिखते हैं ना। अच्छा आपको पहले तो ये भी क्लियर करना पड़ेगा मुझे, चलो इस पे बाद में आता हूं। यदि एक चीज समझिए याद करने के लिए, मैं एक टैंक बनाऊं जिसकी सारी डायमेंशन 1 1 1 हो, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट, सब कुछ 1 1 1 हो, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा ना वो 1 मीटर क्यूब हो गया। बोलो एलबीएस से 1 मीटर क्यूब। और इसमें यदि मैं पानी डालना चालू कर दूं 1 लीटर, फिर 1 और लीटर डाल दिया ये, तो इसमें 1000 लीटर पानी आ जाता है। तो इसको याद कर लीजिए, कन्वर्जन याद करने पड़ते हैं ना। तो इसका मतलब आपको क्या याद करना है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ये याद कर लीजिए कि 1 मीटर की डायमेंशन का टैंक बनाऊं, सारी चीजें 1 1 1 1 हो, तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। ठीक है याद करिए, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको 1 मीटर का क्यूब लिख दूं, इसको 1000 लीटर लिख दूं। इज इट ओके? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, उस पर क्यूब है 1000 लीटर। क्यूब चढ़ाओगे इस पे तो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब दोनों पे जाएगा 1000 लीटर। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, 3 जीरो कहीं, ऐसे याद कर सकते हो कि 1000 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर, ऐसे भी याद कर सकते हो। यानी ये कन्वर्जन फैक्टर या तो ये याद कर लीजिए या ये याद कर लीजिए कि 1 लीटर में इतना वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में, और मीटर क्यूब में ऐसा सीन होता है। वो 3 जीरो शिफ्ट हो गई है ऐसा इसे सीजीएस में, ऐसे समझ लो। अब आ जाइए, हाँ तो बेटा फॉर व्हाट, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहां से मास निकालने के लिए आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यूज करोगे। अब पानी की डेंसिटी जैसे सपोज करो मैं सीजीएस में लेके चलूं, है ना, तो वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है ना पानी की, तो स्टैंडर्ड डेंसिटी है सीजीएस में। और यदि 1 लीटर वॉल्यूम लूं मैं, 1 लीटर वॉल्यूम लूं पानी का, 1 लीटर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 1 लीटर इक्वल टू 1 kg होता है। तो यदि 1 लीटर ही पानी लूं, तो क्योंकि अभी यूनिट मैच नहीं कर रही है, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो अब सेंटीमीटर क्यूब कट गया तो 1000 ग्राम आ गया ना, यानी 1 किलो। तो इसको आप डायरेक्ट फैक्ट याद कर सकते हो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। मैंने एक बार प्रूफ करा दिया, पर पेपर में डायरेक्ट यूज करिएगा कि 1 लीटर 1 kg के इक्विवेलेंट है। तो इस सवाल में तो 3 लीटर है, तो 3 लीटर का मतलब 3 kg, यानी आपके पास 3 kg वाटर है। उसे गीजर गर्म कर रहा है हर मिनट, ध्यान रखना पर मिनट। गीजर में तो पानी गर्म होता रहेगा ना, एक बार गर्म करके थोड़ी नहीं रहता वो। और उसका टेम्परेचर वो 27 से 77 कर देता है, यानी डेल्टा टी कितना है 77 डिग्री से T2 माइनस T1, यही तो T2 माइनस T1, 77 माइनस 27, यानी 27 डिग्री का पानी अंदर घुसता है और बाहर निकलता है जब गीजर में से, तो वो 77 का होके निकलता है, 77 का। 27 का पानी घुसता है टेम्परेचर का और 77 का निकलता है। तो यानी गीजर ने पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा है हर मिनट 3 kg वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा है। तो इफ द गीजर ऑपरेट्स ऑन गैस बर्नर, गीजर गैस बर्नर पे ऑपरेट हो रहा है, गैस गीजर है यानी गैस से चल रहा है, तो गैस खर्च हो रही होगी। तो व्हाट इज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ द फ्यूल इफ द इट्स हीट ऑफ कंबशन इज दिस। अब ये डाटा मैं बाद में समझाऊंगा, पहले ये देखते हैं कि पर मिनट हीट कितनी सप्लाई हो रही है पानी को। अब देखिए जब हीट किसी सिस्टम में जाती है तो 2 ही चीज कर सकती है, या तो टेम्परेचर बढ़ाएगी या स्टेट चेंज करेगी।
ये केवल टेम्परेचर बढ़ा रही है, क्योंकि पानी 27 से 77 जा रहा है, इसमें स्टेट तो चेंज हो ही नहीं सकती ना, पानी पानी रहा है। तो इसका मतलब लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एंटर इनटू द वाटर थ्रू द गीजर। तो ms डेल्टा टी, ये हम फिजिक्स लगाएंगे, ये फॉर्मूला होता है जब कोई एनर्जी हीट एनर्जी घुसती है। तो ये 3 kg है, स्पेसिफिक हीट पानी की याद हो तो लिख देना, नहीं तो पीछे जो टेबल दे रखी है उसमें से देख लेना, 4186 जूल पर kg पर केल्विन। और ये डेल्टा टी कितना है, 50 डिग्री। अच्छा, जो डेल्टा टी होता है उसे 50 डिग्री सेल्सियस लिखो चाहे 50 केल्विन लिखो, डेल्टा में तो ये छूट होती है, तो इसे 50 केल्विन, केल्विन इसलिए लिखा था कि के से के कटे, केजी से केजी कटे, तो सिर्फ आपके पास जूल बचे। ये जो सॉल्व होके आ रहा है 627900, यानी ये क्या चीज निकल के आ रही है, ये आ रही है इतनी हीट एनर्जी गीजर के थ्रू पानी में जा रही है। और ध्यान रखना ये पर मिनट जा रही है, यानी इतनी हीट हर मिनट खर्च हो रही है, हर मिनट इतनी हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है, इतनी हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है। अब हीट एनर्जी गैस दे रहा है, अब गैस किस कॉस्ट से दे रहा है, उसकी गैस खर्च हो रही है, कंज्यूम हो रही है। अब सवाल का जो अगला पार्ट है, पहले पार्ट से हमने ये निकाल लिया कि गीजर पानी को इतनी हीट पर मिनट दे रहा है। अब दूसरा जो पार्ट है वो ये दे रखा है, एक अजीब सी चीज दे रखी है, शायद आपके लिए पहली बार हो, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन दे रखा है इसका 4 × 10⁴ जूल पर ग्राम, ये दे रखा है। अब ये क्या चीज है सर, ये तो कोई फिजिकल क्वांटिटी आपने नहीं पढ़ाई। एक्चुअली हर चीज नहीं पढ़ाई जा सकती, कभी कभी चीजें मैनिपुलेट कर दी जाती है सवाल में ही, आपको वो डिकोड करनी होती है एट द मोमेंट ही, और चीजें समझ में नहीं आए तो यूनिट देखिए क्या है, जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम, यानी गैस की कैलोरीफिक वैल्यू इतनी है, गैस की एफिशिएंसी इतनी कि 1 ग्राम गैस खर्च करोगे तो इतने जूल वो एनर्जी देगी, 1 ग्राम गैस इतनी हीट एनर्जी देगी। एक्चुअली हर फ्यूल का अपना अपना हीट ऑफ कंबशन होता है, हीट ऑफ कंबशन कि कंबशन करने के बाद कितनी हीट जनरेट कर रहा है। हीट ऑफ कंबशन मतलब दहन होने के बाद, जलने के बाद उसने कितनी हीट प्रोड्यूस की। तो 1 ग्राम गैस जब बलिदान देगी तो इतना हीट बन जाएगी। अब जैसे सपोज करो हमारे घर में जो सिलेंडर आता है एलपीजी, उसमें लगभग 15 किलो गैस होती है, 15 किलो गैस है ना, 15 किलो गैस होती है, जो लोहे का लाल रंग का सिलेंडर आता है उसकी कह रहा हूं। अब यदि एक नॉर्मल फैमिली हो, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन, ये 5-6 लोगों की फैमिली हो, तो 1 महीने से ऊपर सिलेंडर चल जाता है, 1 महीने से। और उस 1 महीने से ऊपर में उसमें खाना भी बनता है, दिन में 2 बार, सुबह ब्रेकफास्ट भी बनता है, बीच में 2-3 बार चाय भी बनती है, बीच में रिश्तेदार भी आते हैं तो कभी ज्यादा। तो सोचो 15 किलो गैस, मात्र 15 किलो गैस 1 महीने से ऊपर दे रही है आपको, ये उसकी एफिशिएंसी है, यानी उसकी एक बूंद में क्षमता है, उसकी एक बूंद में इतनी हीट है। अब उसी की जगह आपसे मैं कहूं 15 किलो कंडे रख लो, कंडे कंडे जानते हो ना, उपले काव डंग है ना, कंडे रख लो, 15 किलो कंडे, मात्र 15 किलो, क्या वो इतना काम कर सकते थे? आपको भर भर के कंडे चाहिए होंगे, यानी कहां 15 किलो गैस, 15 किलो गैस आपको इतनी कैलोरीफिक वैल्यू दे रही है ना, कि छोटे छोटे उसके कण कण में इतनी बढ़िया हीट मिलेगी कि आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे गोल्ड इतना सा ले लो तो बहुत कॉस्टली होता है, इतना सा लोहा इतना सा थोड़ी नहीं इतना कॉस्ट देगा आपको, तो ये मतलब है। अब यहां पे आप केले वाला मेथड यूज करो, कैसे, दैट इज, इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूं कि 4 × 10⁴ जूल, यदि मान लो आपको 4 × 10⁴ जूल हीट चाहिए, 4 × 10⁴ जूल, ठीक है ना, आपको 1 ग्राम गैस कंज्यूम करनी पड़ेगी, इतनी हीट जनरेट करने के लिए 1 ग्राम गैस कंज्यूम करनी पड़ेगी। केले वाला मेथड, 10 रुपए के इतने केले तो 4 रुपए के कितने केले, यूनिटरी मेथड है ना, तो इतने जूल सप्लाई करने के लिए 1 ग्राम, तो 1 जूल खर्च करने के लिए 1 ग्राम अपॉन 4 × 10⁴, इतनी आपको गैस खर्च करनी पड़ेगी। आपको तो इतनी हीट दे रहा है ना गीजर पर मिनट, तो इसका मतलब 627900 जूल एनर्जी देने के लिए देखते हैं कितनी गैस फूकेगी, 627900, ये हो रहा है 4 × 10⁴, इतने ग्राम, ये आंसर आएगा। मैं कैलकुलेट करके बैठा हुआ हूं 15.7 ग्राम, लेकिन पर मिनट हो रही है गैस खर्च, पर मिनट, इसको रफली 16 ग्राम भी बोल सकते हो, तो 16 ग्राम गैस पर मिनट खर्च हो रही है, 16 ग्राम गैस पर मिनट गैस खर्च हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। 12.2,
ठीक है 12.2। ये क्या कह रहा है, वाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू 2 × 10⁻⁻² kg ऑफ नाइट्रोजन। हम इतनी नाइट्रोजन देंगे आपको, नाइट्रोजन का मास दे रखा है, नाइट्रोजन का मास दे रखा है 2 × 10⁻⁻² kg। मैंने उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब आप थोड़ा चलो तो सोचोगे जनरली हम केजी में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा ही में आज ग्राम में क्यों कर रहे हो? ठीक है, इस नाइट्रोजन को गर्म करना है और इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। सवाल कह रहा है कि मैं इस गैस को 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं। अब जो भी हुआ होगा इनिशियल और फाइनल कुछ भी होगा, हमें 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करना है इसको, कांस्टेंट प्रेशर पे। यानी जब मैं इसे हीट करूं तो प्रेशर अंदर कांस्टेंट रहे, पी कांस्टेंट रहे। तो इसका मतलब इसमें सीपी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। जब गैस हीट होती है कांस्टेंट प्रेशर पर, सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी का फॉर्मूला अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, है ना। ये इस समय कांस्टेंट प्रेशर पे आपको चाहिए, तो उसने बोला है कितनी हीट देनी पड़ेगी। सिंपली इतना क्वेश्चन कि इस गैस को इतना गर्म करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं। तो यहां से dQ का डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या आ गया? NCP डेल्टा T। भाई यहीं से देखो तो हमें ये निकालना है, तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल चाहिए, डेल्टा T हमारे पास है, CP नहीं है हमारे पास। ध्यान है नंबर ऑफ मोल्स ऐसे भी निकलता है, मास अपॉन मोलर मास। और मोलर मास आप सवाल पढ़िए 28 ग्राम दे रखा है नाइट्रोजन का, 28 ग्राम। वो ग्राम में होता है, नहीं भी दे रखा हो तो उसने 28 बोला है, लेकिन वो ग्राम ही होता है। तो इसीलिए मुझे ये मास ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ा, ग्राम में। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए 20/28, डेल्टा टी हो गया हमारे पास 45, सीपी रह गया। अब यदि आपको सीपी नहीं दे रखा तो फिर ऐसे सवाल हम टेबल, मतलब ऐसी वैल्यूज टेबल से देखते हैं। और सीपी, सीवी, गामा, इनकी टेबल अगले चैप्टर में दे रखी है। मेरे में तो ये पेज 329 है, मेरे एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी थोड़ी अपडेट हो गई है, मेरे में 329 है। एक टेबल दे रखी है, टेबल 13.1 और 13.2। देखो ये जो टेबल दे रखी है, ये टेबल, इसमें कुछ गैसेस का नाम लिखा होगा, जैसे यहां लिख रहा है हीलियम, तो हीलियम का सीवी दे रखा है, सीपी दे रखा है, सीपी माइनस सीवी जो कि आ रहा था, और इनका गामा दे रखा है। तो यहां जाइए और नाइट्रोजन का ढूंढ लीजिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, नीचे से 3rd नंबर पे नाइट्रोजन है। पहली वैल्यू उसकी सीवी है, दूसरी सीपी है, तो वो 29.1 दे रखी है, 29.1। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व मैंने किया हुआ है, तो ये आंसर आ रहा है 935.36 जूल। अब एनसीईआरटी में 934 जूल दे रखा है, वो थोड़ा हो जाता है कैलकुलेशन, इतना तो चलता है बेटा। तो ये 12.2 भी खत्म, ठीक है। चलिए 12.3 कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ना। 12.3 आप अपने आप करिएगा, थोड़ी बुद्धि लगाइएगा, बाद में बात करेंगे इसकी। 12.4 देखिए, एक सिलेंडर है विद मूवेबल पिस्टन, एक सिलेंडर है, ये रहा सिलेंडर, ठीक है, ये रहा मूवेबल पिस्टन, ये वाला पिस्टन मूव करेगा। अब क्या किया है इसने कि इसमें 3 मोल हाइड्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल H2 गैस भरी हुई है इसमें। द वॉल ऑफ द सिलेंडर आर मेड ऑफ हीट इंसुलेटर, इसकी जो दीवारें हैं वो हीट इंसुलेटर है, यानी यहां से इन दीवारों से हीट एक्सचेंज नहीं होगी, इन दीवारों से हीट एक्सचेंज नहीं होगी ये। फिर वो कह रहा है एंड द पिस्टन इज इंसुलेटेड बाई हैविंग अ पाइल ऑफ सैंड ऑन इट, इसकी पिस्टन पे भी कुछ धूल धक्कड़ डाल दिया, मिट्टी डाल दी है, जिससे कि यहां से भी हीट ना जाए। इसका मतलब अब कहीं से हीट नहीं निकलेगी, ना घुसेगी भी नहीं। तो यानी अब ये भी जो प्रोसेस होगी, हीट घुस नहीं सकती सिस्टम में, हीट निकल नहीं सकती, तो सिस्टम की हीट ना तो बढ़ सकती ना घट सकती। तो Q कांस्टेंट हो गया ना, डेल्टा Q 0 हो गया ना, यानी ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। देखो कभी कभी सवाल अपने मुंह से नहीं बोल रहा, लेकिन ये आपने खुद इशारों में बोल गया वो कि हमने सारी दीवारें हीट इंसुलेटेड कर दी हैं। तो अब तो जो भी प्रोसेस होगी एटलीस्ट एडियाबैटिक तो होगी ही होगी, एडियाबैटिक तो होगी होगी। अब वो कह रहे हैं यदि हम इसको बाई व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का आधा कर दिया है। सवाल नहीं, मतलब इसको दबा के इसको नीचे ले आए हैं। मेरे को ऐसे कंफर्टेबल नहीं लगता तो मैं तो ऐसे लिखता हूं, ठीक है, मैं V2 V1 लिखता हूं, आपको जो कंफर्टेबल लगे उसे चुन लेना। यानी यहां से V1 अपॉन, ठीक है ना, V1 अपॉन वो बाद में बना लेंगे। तो सवाल क्या पूछा है उसने, पूछा है P2 और P1 में क्या रिलेशन होगा।
भाई जब ये है नया वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, नया वॉल्यूम इनिशियल से आधा कर दिया तो प्रेशर में कुछ तो चेंज आए होंगे ना, तो वो चेंजेस नए और पुराने के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो बेटा देखिए, क्योंकि ये प्रोसेस एडियाबेटिक है, क्योंकि ये प्रोसेस एडियाबेटिक है, तो देयरफॉर यहां पर पी वी गामा कांस्टेंट रहेगा। एडियाबेटिक गैस इक्वेशन पी वी गामा कांस्टेंट, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। यहां से P2 अपॉन P1 का सीन बन जाएगा, V1 अपॉन V2 की पावर गामा, क्योंकि हमें यही निकालना है। अब V1 अपॉन V2 यहां से मैनेज कर लो, V1 अपॉन V2 कितना हुआ? 2 हुआ, तो ये 2 हो गया, 2 की पावर गामा। अब गामा कहां से आएगा? तो वही टेबल देखिए, वही टेबल जो मैंने अभी दिखाई थी, उसमें हाइड्रोजन गैस पे जाइए, उसकी पहली CV CPR और लास्ट में होगा गामा, जो कि 1.41 दे रखा है हाइड्रोजन का। ठीक है, ये टेबल है, ठीक है, 1.41। या तो सवाल यहीं पे छोड़ जाना, क्योंकि आपको लोकल एग्जामों में लॉग टेबल वगैरह नहीं देते, और ये बिना कैलकुलेटर के होगा नहीं। और यदि आपके पास कैलकुलेटर है और आप खुद से सेटिस्फाई होने के लिए कर रहे हो, या लॉग है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, हाँ 2.66। ठीक है, एनसीईआरटी में 2.64 दे रखा है, चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.5। 12.5 देखिए, कोई यूनिट नहीं होती गामा की। 12.5 वो कहता है इन चेंजिंग स्टेट ऑफ अ गैस एडियाबेटिकली फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट बी। मतलब आप ऐसे समझिए कि ये कोई पॉइंट, ये स्टेट ए है, ये बी है, तो एडियाबेटिकली गए हम, एडियाबेटिकली गए। अब ये नहीं है, जरूरी नहीं है आप ए इधर बी इधर भी ले सकते हो, आप कंप्रेस भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो कुछ इसने बोला नहीं है। तो मैं केवल समझाने के लिए एक रफली ड्राइंग कर रहा हूं कि ए से भी गए एडियाबेटिकली, और अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू 22.3 जूल वर्क इज डन ऑन सिस्टम। तो सुनिए, जो केस फर्स्ट दे रखा है प्रोसेस एडियाबेटिक है, तो डेल्टा क्यू सिस्टम में जाएगा नहीं। वर्क इज डन ऑन सिस्टम, तो भले ही उसने 22.3 जूल दिया है, लेकिन आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, तो वर्क इज डन ऑन सिस्टम दैट इज टेकन इज नेगेटिव। मैंने आपको बताया ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंडिविजुअली सारी चीजें पॉजिटिव। अच्छा सुनो, ये पॉजिटिव है, खत्म। लेकिन जब हम इसको ये इक्वेशन में डालेंगे, अभी तो ये पॉजिटिव है, इतना दिया है, ठीक है। आगे इफ गैस इज टेकन, अब दूसरा क्या है कि अब ठीक है, उसी गैस को हम किसी और रास्ते से ले गए, किसी और रास्ते से ले गए, उसी प्रोसेस से नहीं लगे। ये वाला एडियाबेटिक था, एडिया, और ये वाले को नाम नहीं दिया है उसने, तो उसने कहा ले हम ए से बी गए हैं, ले हम ए से बी ही गए हैं। तो उसने बोला है कि उस केस में उसने जो हीट एब्जॉर्ब करी, लिख देता हूं मैं, ये वर्क डन ऑन सिस्टम है, ठीक है। अब केस सेकंड जो है, केस सेकंड, उसमें उसने हीट एब्जॉर्ब करी है, एब्जॉर्ब की है उसने हीट, क्योंकि ये जरूरी है। इंडिविजुअली तो सारी चीजें पॉजिटिव लिखोगे। 9.35 कैलोरी, और एक कैलोरी में इसने कन्वर्जन दे रखा है 4.19 जूल होते हैं, तो 4.19 जूल एनर्जी इसने हीट एब्जॉर्ब करी है। नीचे कन्वर्जन दे रखा है कि एक कैलोरी में इतने जूल, तो हाउ मच इज नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने कितना वर्क किया होगा ये पूछा है उसने, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, एक आर्गुमेंट, पहले केस फर्स्ट देखो, सिंस डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक बार केस फर्स्ट के लिए यूज करता हूं मैं, करूंगा एक बार केस सेकंड के लिए। केस फर्स्ट में डेल्टा क्यू तो हमने दिया ही नहीं है, डेल्टा यू पता नहीं कितना है, लेकिन अब यहां पर तो आपको प्लस माइनस का ध्यान देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो हिसाब किताब है, बैलेंस शीट बना रहे हो आप, इंडिविजुअली चीजें प्लस होंगी, लेकिन जब इक्वेशन में डालोगे तो ये वर्क डन ऑन सिस्टम है, दिस इज -22.3 जूल रखोगे, तो इसका मतलब डेल्टा यू। अब ऐसे भी आप इतना समझिए, थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स से दोस्ती होने लगी तो वर्क कर रहे हो यानी कंप्रेस कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, उसने बोला है, किया है, कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस करने पर गैस गर्म होती है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, तो इंटरनल एनर्जी प्लस में आ रही है यानी बढ़ी ही होगी, और हम ये एज्यूम करेंगे सवाल में कि आइडियल गैस है। अब इस सवाल में यहां आते हैं, यहां से अब इसको फिर से यूज करते हैं, डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब हुई है, एब्जॉर्ब हुई है तो ये प्लस की लेनी पड़ेगी हमें, सिस्टम में हीट गई है यानी 9.35 इंटू 4.19, ये मैंने डेल्टा क्यू की जगह रख दिया। डेल्टा यू अभी पता करते हैं, ये डब्ल्यू हमें निकालना है।
अब सुनिए, यहां पर एक कंसेप्ट यूज होगा, क्योंकि हम एडियाबैटिक प्रोसेस जो पहला दिया था उसने बोला कि हम ए से बी गए हैं, स्टेट ए से स्टेट बी की ओर गए हैं, यानी यहां जो प्रेशर होगा, यहां जो वॉल्यूम होगा, जो यहां टेम्परेचर होगा, वो P2 V2 T2 पे पहुंच गए हैं। अब दूसरे वाले में भी उसी ए से उसी बी तक गए हैं। तो सुनिए, दूसरे वाले में भी ए से बी गए हैं, यानी इस वाले रास्ते में और इस वाले रास्ते में चेंज इन टेम्परेचर एक जैसा रहा। ये भी, इसका टेम्परेचर T1 था, T2 हो गया इस रास्ते से, ऐसे गए तो इस तरीके से प्रोसेस की। तो और जब इस तरीके से प्रोसेस की तो भी पहले टेम्परेचर T1 था, फिर T2 हो गया, क्योंकि डेल्टा T सेम है दोनों केस में, डेल्टा T सेम है बोथ केस में, तो डेल्टा U दोनों केस में सेम होगा। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो यही डेल्टा U यहां यूज करेंगे। तो ये तो 9.35 इंटू 4.19 और डेल्टा U यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो वही रही होगी जो पहले रही होगी। अब ये समझ में आ गया? जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वर्क डन आ रहा है प्लस का 16 पॉइंट, प्लस का मतलब समझ रहे हो हिसाब किताब, सिस्टम हमें वर्क करके देगा, हमें वर्क करके देगा। ये बस इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि ये वाली इंटरनल एनर्जी और ये वाली सेम इसलिए रही क्योंकि सवाल ने ये बोला था उसी स्टेट को चेंज किया है हमने, तो हमारे दिमाग में घुसना चाहिए वही टेम्परेचर में चेंजेस रहे होंगे। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। ओके, फिर आते हैं हमारा 12.7 झंडू बाम क्वेश्चन रह गए अब तो। 12.7 एक स्टीम इंजन है ना, वो इतने वर्क कर रहा है पर मिनट, 5.4 इंटू 10⁸ जूल है ना पर मिनट वर्क कर रहा है, एंड इतनी हीट वो ले रहा है सर्विसेज फ्रॉम द बॉयलर, बॉयलर से हीट ले रहा है 3.6, मैं इसको 36 लिख रहा हूं और पावर एडजस्ट कर देता हूं, तो ध्यान रखना गड़बड़ मत करना। ठीक है, सर ने गलत लिख दिया है, वो 10 की पावर 9 दे रखा है मैंने पॉइंट, एक्चुअली 10 की पावर 8 लिख के ना सारी चीजें मैं एक ही ट्रैक पे लाना चाह रहा हूँ। उसने एफिशिएंसी पूछी है, उसने कितनी हीट वेस्ट हो गई। अब हीट इंजन तो आपने पढ़ा है ना, हीट इंजन में क्या होता है कि कुछ हीट वेस्ट होती है, ठीक है, तो ये बिना तो सबसे पहले एफिशिएंसी देखो, एक सोर्स होता है, हल्का सा बना देता हूं, एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, ये हीट लेते हैं फिर बची हुई वेस्ट कर देते हैं, ये क्या चीज है सिंक, और ये सिस्टम वर्क करके देता है हमको, यही तो एक तो ये पूछा है कितनी वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको पता होगा इक्वेशन कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q1 माइनस Q2 W आया था, तो Q2 कैसे निकल सकता है, Q1 माइनस W से निकाल देना, और F चलो Q1 में से W घटाएं, Q1 कितना है 36 और W कितना है 5.4, दोनों में 10 की पावर 8 है, तो ये आ जाएगा 30.6 इंटू 10 की पावर 8, इतनी हीट वेस्ट हो रही है, तो 3.06 इंटू 10 की पावर 9 लिख दो, क्योंकि मैं आंसर मैच कराना चाह रहा हूँ। 3.1 इंटू 10 टू दी पावर 9 जूल, इतनी हीट वेस्ट हो रही है। आप देखिए कितनी सारी वेस्ट हो रही है, 30 है नहीं, कितनी हीट एनर्जी वेस्ट हो रही है। और एफिशिएंसी आप निकालोगे, यही निकाल देता हूँ। एफिशिएंसी कैसे निकलती है कि कितना इनपुट कितना वर्क इंटू 100, तो वर्क हमको दे रखा है इतना 5.4, 10 की पावर कट जाएगी वो नहीं लिख रहा हूं मैं, 36 भाई 10 की पावर है, 10 की पावर 8 वो कट गया, ये 15% आ रहा है। अब देख सकते हो हीट इंजन कितने कम एफिशिएंसी के होते ही है, क्या करें, लेकिन चलिए ना से हाथों है 15% एफिशिएंसी जनरेट कर रहा है। ठीक है, 12.8 देखेंगे, वैसे तो मैं क्लास में 12.8 करा चुका था, फिर भी सुन लो ओरली झंडू बम क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, अच्छा मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ थर्मोडायनेमिक्स की, ये होता है ना डेल्टा U प्लस W, हीट जाती है, कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज होती है और कुछ सिस्टम वर्क करता है। अच्छा इस इक्वेशन को आप ऐसे भी तो पढ़ सकते हो, यदि मैं दोनों ओर T से डिवाइड कर दूं तो ये हीट पर यूनिट टाइम, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम, तो वो ये कह रहा है एक इलेक्ट्रिक हीटर है, सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम, हीट सप्लाई कर रहा है एट अ रेट ऑफ 100 वॉट, 100 वॉट का मतलब 100 जूल पर सेकेंड, तो ये चीज सप्लाई कर रहा है, हीट सप्लाई कर रहा है। तो मैंने प्लस की क्यों डाली, क्योंकि सिस्टम को दी जा रही है, तो 100 जूल पर सेकेंड, इज इट ओके? ओके,
इफ सिस्टम परफॉर्म वर्क एट द रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड, ये वॉट में दे रखा था, मैंने जूल पर सेकेंड लिख दिया। सिस्टम वर्क कर रहा है यानी प्लस है, वो सिस्टम वर्क कर रहा है 75 जूल पर सेकेंड के वैल्यू से। तो उसने पूछा एट व्हाट रेट इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, खत्म कहानी, बोलो। तो डेल्टा यू अपॉन टी कितना आ गया, 25 जूल प्लस का पर सेकेंड, खत्म हो गया। 12.9 एक ये ग्राफ दे रखा है आपको, पढ़ना कि एक प्रोसेस हुई है, उसमें पहले अभी ऐसे गए हैं, ऐसे गए हैं, ऐसे गए हैं, है ना, ऐसे ऐसे, ये पॉइंट डी दे रखा है, ये ई दे रखा है, ये एफ, ठीक। ये वाली जो वैल्यू दे रखी है, ये वाली जो वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 600, और ध्यान रखना ये पीवी डायग्राम है, तो इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है और प्रेशर भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, मतलब ऐसा यूनिट में है, 600 ऐसा यूनिट, और ये हो गया, ये वैल्यू थोड़ी पास हो गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 300 है, ये वैल्यू 300 है ना। ये वाला वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, ये वाला वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है। तो उसने बोला है कि अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम डी टू ई, पहले डी से ई गए, फिर ई बाय अ लीनियर प्रोसेस, ऐसे करके यूं आ गए ई से एफ। अच्छा, इस समय आइसोबारिक प्रोसेस रही होगी ना, देखो प्रेशर कांस्टेंट रहा है इस दौरान, ठीक है। तो उसने बोला इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालिए। तो तुम्हें ध्यान है ना, साइक्लिक प्रोसेस में इसका एरिया निकाल दो, जो लॉर्ड फिर का जो एरिया शेडेड एरिया है वो निकाल दीजिए। अब इसका एरिया निकालने के लिए एरिया साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में एरिया एनक्लोज बाय द लूप, याद करो ऐसे पढ़ाया था ना साइक्लिक प्रोसेस, ये गया और ये गया, ठीक है। इस वाले एरिया में से ये वाला एरिया घटाना था, ये वाला, तो ये बच जाता था ना, तो वही चीज। तो क्योंकि एक ट्राइंगल बनना है, तो वर्क डन इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि ट्राइंगल बनना है, तो बेस है इतनी लेंथ, ये लेंथ कितनी है, 5 में से 2 घटा दो 3, और हाइट इतनी है 600 में से 300 घटा दो 300, 3 3 900, 450 जूल आ रहा है, यानी 450 जूल सिस्टम वर्क कर रहा है ना आसान। और 12.10 ये मैंने क्लास में करा दिया था, बस एक बार एक्सरसाइज में फ्लो हो जाए। एक रेफ्रिजरेटर है, उसका खुद रेफ्रिजरेटर है, उसका खुद का टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये जो कि 282 केल्विन हो जाएगा, 273 जोड़ दो 282 केल्विन, और आउटसाइड का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है आउटसाइड का। ये फ्रिज जिसके अंदर का टेम्परेचर इतना है, बाहर का इतना है, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालो। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। T2 यानी अंदर का टेम्परेचर 282 केल्विन है, और T1 माइनस T2 करोगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आएगा, लेकिन इस सेल्सियस को तो केल्विन लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये डिफरेंस है, तो इसको तो केल्विन भी लिख सकते हैं, जिससे कि ये कट जाए। तो ये आंसर आ रहा है हमारा 10.4, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं मैंने, एक 12.6 खुद करिएगा, सोचिएगा, और एक 12.3 खुद करिएगा, ठीक है। बाय बेटा।